हेलो बच्चों, क्लास 10th विज्ञान अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 7 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आपके वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट आने की संभावना 100% है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। जो अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, जैसे मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा। इसी प्रकार से एक मुकुलन होता है और यह जो अलैंगिक जनन की जो मुकुलन विधि है यह किसमें होती है? ईस्ट में। इसमें जो ईस्ट होता है इस टाइप से, इस ईस्ट में बगल से एक मुकुल निकलता है यहाँ से, और ये मुकुल जो है बड़ा होकर यहाँ से खंडित होकर नीचे यहाँ पे गिर जाता है। इससे एक नए पौधे का जन्म होता है। इसी विधि को हम मुकुलन कहते हैं। तो जो अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि है यह किसमें होती है? यह ईस्ट में होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होता है। तो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। किसी भी कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह कौन सा है? वह डीएनए है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो सूचनाओं को का जो आदान प्रदान है या आनुवांशिक संकेत जिसमें निहित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, उसी को हम डीएनए कहते हैं। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। आपको याद रखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। एक अमीबा होता है इस टाइप से, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक पहले परिपक्व होता है तो वृद्धि करता है, और वृद्धि होके जो केंद्रक होता है, आकृति बढ़ती है केंद्रक की, और आगे चल के तीसरे स्टेप में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक इस टाइप से हो जाता है, और इसके बाद उसमें एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और फिर आगे चल के दो अमीबा का निर्माण होता है। तो इन दोनों अमीबाओं को जो कहते हैं, इस विधि को हम द्विखंडन विधि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। तो अभी हमने आपको अमीबा के बारे में बता दिया है। जो अमीबा जनन कहते हैं वो इसी टाइप से करते हैं। तो अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है? अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। यह द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी है? अलैंगिक जनन की विधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वह स्पोरा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोरा के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो जो पुनरुद्ध भवन होता है उसकी प्रक्रिया हाइड्रा और प्लेनेरिया, किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि कोई जीव यदि है, यदि हम उसको यहां से कट कर दें तो उसका जो सिर है वो नीचे का हिस्सा बना लेगा, और जो नीचे का हिस्सा है वो सिर का निर्माण कर लेगा। इसी को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो पुनरुद्ध भवन की विधि किस में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है,
और जो ये पुनरुत्थ भवन होता है यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। अगला, स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु कितनी होती है? तो जो स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु होती है वो 12 से 16 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 12 से 16 वर्ष की होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां क्वेश्चन। 7वां हमारा क्वेश्चन है, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। 8वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की युक्तियों के नाम बताइए। तो गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती हैं उनमें कई प्रकार की युक्तियां होती हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है, एक हम कंडोम को मान सकते हैं, कॉपर ट्यूब मान सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी मान सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की होती हैं, बेसेक्टोमी भी मान सकते हैं। कुछ प्राकृतिक विधियां भी होती हैं और कुछ टैबलेट गोलियां वगैरह भी होती हैं, जैसे सहेली होती है। तो इस प्रकार से जो युक्तियां हैं ये गर्भ निरोधक की युक्तियां हैं। तो आपको बताया गया है, कंडोम बताया गया है, कॉपर ट्यूब बताया गया है और ट्यूबेक्टोमी बताया गया है, एक बेसेक्टोमी भी होता है। तो आपको याद रखना है, यह गर्भ निरोधक की युक्तियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृषण का कार्य क्या होता है? तो वो मानव जो होता है उसके जनन अंग में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं या 2 वृषण पाए जाते हैं, और जो वृषण होते हैं यह शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो वृषणों का क्या काम होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना वृषण का मुख्य कार्य है। यह शरीर से बाहर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको जो पोषण प्राप्त होता है वह अपरा के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? अपरा। अपरा हम कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से भ्रूण तक एक नली जो रहती है उसी नली को हम अपरा कहते हैं, और जो नली होती है वह माँ के रक्त से भोजन को शिशु तक पहुँचाती है, और माँ जो खाना खाती है उसी खाने से जो उसको ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण तक पहुंचती है, और जो नली होती है उसी नली को हम क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। तो भ्रूण को पोषण कौन देता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो माता के रक्त से कौन पहुंचाता है? अपरा पहुंचाता है, मतलब प्लेसेंटा पहुंचाता है, अब वो नली पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो बीजाणु द्वारा जो प्रजनन किया जाता है वो राइजोपस में किया जाता है। किसके द्वारा? राइजोपस। बीजाणु में किसके द्वारा? राइजोपस के द्वारा प्रजनन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग कौन सा है? तो जो पुष्प के मादा जनन अंग होता है उसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। जो पुष्प होता है उसमें एक परागकोश होता है जिसमें परागकण निकलते हैं। तो जो परागकोश होता है वो नर भाग होता है, जो स्त्रीलिंग होती है वो मादा भाग होता है। तो जो पुष्प होता है इस पुष्प में जो मादा भाग है उसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश के अंदर जो होते हैं वो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश जो होता है उसमें परागकण भरे रहते हैं, छोटे छोटे परागकण भरे रहते हैं, और यह जो परागकण होते हैं, जो एक पुष्प होता है उसमें एक वैतिकाग्र होती है, उस वैतिकाग्र के ऊपर जाके गिरते हैं, और इसी विधि को हम परागण कहते हैं। आइए 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है? तो निम्न में से यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए थे आपको, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका हेपेटाइटिस जो है यौन संचरित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है हमारा, मानव मादा में निषेचन किसमें होता है? तो मानव में मादा में जो निषेचन होता है यह फैलोपियन नलिका में होता है। जो गर्भ होता है उसके जस्ट ऊपर फैलोपियन नलिका होती है, वहीं पे मादा का जो अंडाणु है वो और मनुष्य का जो नर है उसका शुक्राणु वहीं पे आके मिलते हैं, और मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो जो मिलने की क्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं, और जो निषेचन होता है यह कहाँ पे होता है? जो निषेचन होता है यह
फैलोपियन नलिका में होता है। तो मादा में जो निषेचन होता है वो किस में होता है? फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। वहीं पर शुक्राणु आके अन्नाणु से मिलता है, इसी को निषेचन कहते हैं, और यह कहाँ पे होगा? फैलोपियन नलिका में। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो मादा जनन तंत्र है उसमें शुक्राणु नहीं होता है, उसमें अंडाणु होता है। मादा जनन तंत्र में आपका अंडाणु होगा, लेकिन नर में शुक्राणु होगा। तो ये भाग नहीं है, ये किसका भाग है? नर का भाग है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो संलयन मतलब मिलना होता है। तो जो नर होता है युग्मक और मादा युग्मक होता है, नर युग्मक को बोलते हैं हम शुक्राणु, और मादा युग्मक को बोलते हैं हम अंडाणु। जो शुक्राणु निकलते हैं ये वृषण से निकलते हैं, और अंडाणु जो निकलता है वो अंडाशय से निकलता है। किससे? अंडाशय से निकलता है। तो जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है और उसी 24 घंटे के अंदर यदि जो शुक्राणु है इसमें आ जाता है, तो इसके अंदर जो क्रिया होती है उसी को हम निषेचन कहते हैं। तो इनके मिलने की जो क्रिया है, शुक्राणु और अंडाणुओं के जो मिलने की क्रिया है या संलयन की जो क्रिया है, उसी को हम निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वां क्वेश्चन है, जब पुष्प में संतति के उत्पादन में केवल एक भाग लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो एक भाग लेता है तो उसको हम जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? जनक। तो जब पुष्प में संतति के उत्पादन में केवल एक भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। आइए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है हमारा, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाते हैं? तो इन पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी का मतलब है या तो पुंकेसर स्थित हो या स्त्री केसर, या नर भाग स्थित है या मादा भाग स्थित। तो जिसमें एक भाग स्थित होता है उसको हम एक लिंगी कहेंगे, और जो दोनों होंगे उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। अगला क्वेश्चन 20वां है, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वैतिकाग्र पर होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब परागकण, किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वैतिकाग्र पर यदि गिरे तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। जो पुष्प होता है, जो इसमें परागकण होते हैं, ये परागकण जो हैं किसी माध्यम से, हवा या किसी भी माध्यम से इस वैतिकाग्र, इसी पौधे की वैतिकाग्र पर यदि गिरते हैं तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि किसी और दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो उसको हम परपरागण कहते हैं। तो अगला है 21वां क्वेश्चन है, यदि एक पुष्प के परागकण जो परागण होते हैं दूसरे पुष्प या स्थानांतरित होते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो दूसरे पुष्प पर अगर गिरें तो वह क्रिया परपरागण कहलाएगी। तो स्वयं पर गिरे, यदि उसी पर गिरते हैं तो स्वपरागण, यदि दूसरे पर गिरते हैं तो परपरागण होता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण किस भाग से होता है? तो जो बीज होती है, बीज होता है और उसकी जो जड़ होती है, तो जो जड़ का निर्माण है वो मूलांकुर से होता है। तो जड़ का निर्माण कहाँ से होगा? मूलांकुर से होगा। जो मूलांकुर होती है, मूलांकुर होता है, उसी से जड़ का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण किस भाग से होता है? तो जो तने का निर्माण होता है वो प्रांकुर से होता है, और जो जड़ का निर्माण है वो मूलांकुर से होता है। जो बीज होता है इस टाइप से बीज होता है, तो बीज जब अंकुरित होता है तो इसमें एक भाग ऊपर चला जाता है और एक भाग नीचे चला जाता है। तो जो नीचे वाला भाग है इसको हम मूलांकुर कहेंगे, और जो ऊपर वाला भाग जा रहा है यह एक प्रांकुर है। इस साइड से मूलांकुर आएगा, इस साइड से प्रांकुर आएगा। तो जो ऊपर तना जा रहा है उस तना को हम प्रांकुर कहते हैं, और जो जड़ जा रही है, जड़ वाला भाग, उसको हम मूलांकुर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो हम बता चुके हैं अभी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है यह वृषण में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। और वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है और शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। तो याद रखना है आपको कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में और शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन से होता है? तो जो मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन और यौवन अवस्था के जो लक्षणों का है, जो लक्षण किसके द्वारा दिखाई देते हैं? तो वो हार्मोन्स जो है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वही शुक्राणुओं का उत्पादन करता है और वही यौवन अवस्था के जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करता है। तो नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अगला 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध जो स्थापित करने वाला ऊतक है वह प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। यही शिशु को पोषण प्रदान करता है। शिशु के अंदर जो पोषण होता है माता की रक्त से आता है और यह कौन प्रदान करवाता है? यह प्लेसेंटा प्रदान करवाता है। इसको हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। अगला 28वां क्वेश्चन है हमारा, गतिशील जनन कोशिका को युग्मक कहते हैं। तो गतिशील जो नर जनन कोशिका होती है इसी को क्या बोलते हैं? युग्मक कहते हैं। तो कौन सी? नर जनन कोशिका को युग्मक कहते हैं। तो जो गतिशील नर जनन कोशिका है उसको हम युग्मक कहते हैं। अगला, किन जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है? तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें कोशिका विभाजन और विखंडन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो कैसे जीव हैं वो? एक कोशिकीय जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हीं को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं और जो एक कोशिकीय जीव हैं यही कोशिका विभाजन एवं द्विखंडन का उपयोग करके नए जीवों को जन्म देते हैं। तो इसका आंसर है एक कोशिकीय जीव। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 30वां क्वेश्चन हमारा है, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो जो अंडक होता है उसका शीर्ष भाग जो होता है जो वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता? वर्तिकाग्र कहलाएगा। इस प्रकार से होता है, जो यहाँ पे होगा जी अंडक होगा और जो वर्तिकाग्र होगी जी यहाँ पे जो होगी वर्तिकाग्र। यहाँ से इसके परागकण होगा, ये परागकोश होगा, यहाँ पे इसमें परागकण लगेंगे और ये जी यदि इसी पुष्प पर गिरते हैं तो यह स्वपरागण है। यदि किसी यह दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, इस साइड आके कहीं और चले गए और दूसरे पुष्प पर यदि गिरें तो परपरागण है। और जो अंडक का शीर्ष भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रजनन होता है। तो कायिक प्रजनन किसमें होता है? तो कायिक प्रजनन कलिकायन, कटिंग, डाल लगाना, जो जी प्रक्रियाएँ हैं यह किसकी हैं? कायिक प्रजनन की प्रक्रिया। डाल लगाना, कटिंग करना या कलिकामय करना, यह क्या है? कायिक प्रजनन है। अगला 32वां क्वेश्चन है हमारा, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है। अंडाणु अंडवाहिनी में रुकता है। यदि वहाँ पे शुक्राणु पहुँच जाए तो निषेचन वहीं पे होने लगता है और इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन हम किसे कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु की जो मिलने की क्रिया है उसी को हम निषेचन कहते हैं। अगला 33वां क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं।
बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो कितने भाग होते हैं पुष्प के? 4 भाग होते हैं। अगला 34वां क्वेश्चन है, बीजांड किसका निर्माण करता है? तो जो बीजांड होता है उसके अंदर बीज का निर्माण होता है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि इस टाइप से बीजांड होगा, वैतिकाग्र जे होगी और जो परागकण है वो जे होगा। तो परागकण यहाँ से वैतिकाग्र पर आया और वैतिकाग्र से यहाँ पे अंदर बीजांड है, ऐसे 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 यहाँ पे गया और इसके अंदर किसका निर्माण होगा? इसके अंदर बीज का निर्माण होगा। तो जो बीजांड होता है, बीजांड में किसका निर्माण होता है? तो बीजांड में बीज का निर्माण होता है। याद रखना है आपको, जो क्वेश्चन चल रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं और यह आपके वार्षिक परीक्षा में 100% आने की संभावना है। आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और बार बार वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आइए अगला क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, जब पुष्पक में पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? तो उस पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें कोई एक उपस्थित हो, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो पुंकेसर नर भाग होता है पुष्प का और स्त्री केसर मादा भाग होता है। तो यदि किसी पुष्प में केवल पुंकेसर है तो भी वो एक लिंगी है, यदि केवल स्त्री केसर है तो भी वह एक लिंगी है। यदि दोनों हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हैं, तो यह द्विलिंगी कहलाता है। तो जब किसी पुष्प में या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर कोई एक हो तो उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन है, सजीवों में अपने ही समान आकृति के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सजीवों में जो अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया है यह जनन कहलाती है या प्रजनन कहलाती है। तो अपने ही समान जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां, लैंगिक प्रजनन से किसका निर्माण होता है? तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उससे युग्मक का निर्माण होता है। क्या बनता है? युग्मक बनता है। आइए अगला क्वेश्चन है 38वां हमारा क्वेश्चन है, पौधों में लंबाई की विधि को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो पौधे जो होता है उसमें जो लंबाई की वृद्धि होती है उसको किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो उसको हम ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? ऑक्जेनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है पौधों की लंबाई को। तो पौधों की लंबाई मापने वाला जो यंत्र है वो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण का कार्य क्या है? तो जो वृषण होते हैं उनका कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। तो वृषण का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है। अगला 40वां क्वेश्चन है, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो मादा में जो अंडाशय होते हैं वो 2 अंडाशय होते हैं। मादाएं जो होती हैं, मादा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जे यहाँ पे अंडाशय और एक जे अंडाशय। तो मादाएं जो होती हैं इनमें कितने अंडाशय पाए जाते हैं? तो मादा में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 2, एक इस साइड और एक इस साइड। और जो अंडाशय होते हैं इनसे अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, अपने समान संततियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन या जनन कहलाती है। अभी हम देख चुके थे, तो इसका आंसर जनन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 42वां, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण बताइए। तो अलैंगिक प्रजनन से का जो उदाहरण है वो है ब्रायोफिलम। क्या है? ब्रायोफिलम में कलिकायन। जो ब्रायोफिलम होता है उसमें क्या कलिकायन हो, यही क्या है? अलैंगिक जनन है। और बहुत से उदाहरण हैं लेकिन एक जो उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो नरों में वृषण की संख्याएं 2 होती हैं और मादाओं में अंडाशय की संख्या भी 2 ही होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? हम पहले बता चुके हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? तो ब्रायोफिलम में जो कायिक प्रवर्धन है यह पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। आइए 47वां क्वेश्चन देखते हैं, ये है जो विषाणु जनित रोग का नाम बताइए। तो जो विषाणुओं से होता है वो है एड्स और मस्सा। एड्स और मस्सा जो हैं ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला, ईस्ट में जनन के लिए किस प्रकार की विधि है? तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 49वां क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट होगा, 50 क्वेश्चन है। तो 49वां क्वेश्चन है, नर तथा युग्मक के संलयन से बनी द्विगुणित संरचना क्या कहलाती है? तो नर तथा युग्मक के संलयन से जो बनते हैं उसको हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। यह द्विगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विगुणित संरचना होती है। अगला 50वां लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होते हैं, किशोरावस्था की इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। तो इस अध्याय के सभी 50 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ आने की संभावना 100% है। तो आप वीडियो को बार बार और ध्यान से देखें। आपके वार्षिक पेपर में यहाँ से वस्तुनिष्ठ आने की संभावना 100% होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। आइए आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।